गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। अपन दो चैप्टर्स पे अलग अलग बात कर रहे हैं। एक तरफ मौलिक अधिकारों पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और दूसरी ओर कर्तव्यों के ऊपर बात कर रहा हूँ। मौलिक अधिकारों बारे में मैं लाइव वीडियो दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने साथ के अंदर इसके अंदर आपके लिए ई कंटेंट्स भी भेज दिया है जिससे कि आप समझ सकें। बात कर रहे हैं कर्तव्यों के बारे में। मूल संविधान में कहीं भी कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके पीछे मूल कारण ये था कि जो देश 200 सालों तक गुलाम रहा हो, जहाँ अधिकार नाम की कोई चीज़ ना रही हो और सिर्फ कर्तव्यों का ही पालन करना पड़ता हो, वहाँ पर एक तरह से कर्तव्य लोगों की आदत में आ चुके थे। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि कर्तव्य तो लोग स्वतः ही पालन करेंगे और सिर्फ अधिकारों की बात की जाए। लेकिन धीरे धीरे लोग कर्तव्यों से विमुख होने लगे। अरे ऐसी स्थिति में भूतपूर्व सोवियत संघ से प्रेरणा ग्रहण करके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के बाद 4A जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 के बाद 51A जोड़ा गया, जिसके अंदर 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। बाद में एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया है, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं 10 कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य के अंदर। ऐसा नहीं है कि विश्व के अंदर हमारा ही देश है जहाँ पर कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत के अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। हम देखें तो आज की तारीख के अंदर जापान के संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख है, चीन के संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, इजराइल के संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ऐसे विभिन्न देश हैं जहां पर कर्तव्यों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। सामान्यतः कर्तव्यों के उल्लंघन पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार व जानबूझकर इसके विरुद्ध जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जैसे अगर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है और हम उसका सम्मान नहीं करते, इसके विरुद्ध काम करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कि संविधान का पालन नहीं करते तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये सब चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना हमारे लिए आवश्यक है। अब जहाँ तक कर्तव्यों का संबंध है, मैं आपसे एक एक कर्तव्यों के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहला कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। अब देखो, किसी भी किताब में इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैं आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। असल के अंदर जब हम ये कहते हैं संविधान का पालन, इससे बात समझ में आती है कि संविधान का पालन करना चाहिए, उसके अंदर दी गई बातों को हमें अक्षरतः मानना चाहिए। उसका पालन करने से ही वास्तविक रूप से एक लोकतंत्र तथा एक अधिकारों की संरचना हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और जहाँ तक संविधान का पालन की बात है, उसके आदर्शों, संविधान के आदर्श क्या हैं, संविधान की संस्थाएँ क्या हैं, तो इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। संविधान के आदर्श है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, संविधान का आदर्श है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। ये सारी चीज़ें संविधान के एक तरह से आदर्श के रूप के अंदर है। और जहाँ तक संविधान का पालन, उसके आदर्श, संस्थाएँ कौन सी हैं? विधानसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा जिसके अंतर्गत हम कहते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी ना संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम जानते हैं और ये संविधान की संस्थाओं के अंदर है। और संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन सा है, आपको पता है कौन सा जल पक्षी है? मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं पता। हंस हमारा राष्ट्रीय जल पक्षी के रूप के अंदर है। जैसे मोर को हम देखते हैं पक्षी के रूप के अंदर, ऐसे जल पक्षी के रूप के अंदर हम देखने की बात इसके अंदर करते हैं कि हंस हमारा राष्ट्रीय जल पक्षी के रूप के अंदर है। ऐसे विभिन्न चीज़ें हैं जो कि हमको राष्ट्रीय प्रतीकों का जो सम्मान की बात है, वो राष्ट्रीय नदी के रूप के अंदर हम देखें, राष्ट्रीय पेड़ के रूप के अंदर, राष्ट्रीय ध्वज के रूप के अंदर, राष्ट्रीय गीत के रूप के अंदर, नृत्य के रूप के अंदर। जैसे 6 नृत्य हैं, अगर हम 6 नृत्यों को देखें तो राष्ट्रीय नृत्यों की श्रेणी में 6 नृत्य आते हैं, लेकिन भरतनाट्यम जो कि है उसको नंबर 1 पे रखा हुआ है और नंबर 1 पे भरतनाट्यम की है और राष्ट्रीय नृत्य के रूप के अंदर उसको मान्यता दी हुई है। इस तरह से ये हमको पूरा पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। खाली आप ये मत सोचिए कि आप पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, आप इसके अंतर्गत और भी कई चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आप जीके को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं और भी सब चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण तरीके की बात है
जिसके अंतर्गत आपको इन सब बारे में पता होना आवश्यक है। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं आपको इसके माध्यम से ये सब बता सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था खाली मैंने आपको लिख के भेजा, उसके अंदर आप लोगों को इसके अंदर ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसलिए मुझे ये एक प्रकार का आपको एक तरह से ऑडियो वाला जो पार्ट है वो आपको भेजना पड़ रहा है, जिससे कि आप इसको सुन के समझ सकें। दूसरा कर्तव्य जो है, उस कर्तव्य के क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों की अगर हम देखें तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट इसके अंतर्गत है। अगर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों को हम देखने की करें, वह सारी राष्ट्रीय नेता जो ज़माने में हुए, गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप के अंदर है। इनको हम क्यों बच्चों को छोटी किताबों के अंदर पढ़ाते हैं, क्यों इनकी जयंतियाँ मनाते हैं, जिससे कि हमें ये पता रहे कि इन्होंने देश के लिए क्या किया है और देश के परिप्रेक्ष्य में हमारा को इनकी जो बलिदान है, इनकी जो सेवा है, उनको सबको याद रखना आएगा। इसलिए एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्श के रूप के अंदर वे नारे जो उस ज़माने में दिए गए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद, जय जय जवान जय किसान, ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं जिनके परिप्रेक्ष्य के अंदर मैं आपसे कह सकता हूं कि ये एक तरह के प्रेरक आदर्श हैं राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। वे सारे स्थान जैसे जलियांवाला बाग एक प्रेरक आदर्श के रूप के अंदर, कितना बड़ा नरसंहार वहाँ पर हुआ, सब कुछ हुआ, आज़ादी के आंदोलन के अंदर कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए वहाँ पर। इसके अलावा गांधी आश्रम से एक प्रेरक आदर्शों के रूप के अंदर, चाहे अहमदाबाद के अंदर हो गांधी आश्रम, चाहे अगर हम अब देखें नागपुर के अंदर हो, ये सब चीज़ें प्रेरक आदर्श के परिप्रेक्ष्य के अंदर कही जाती है कि क्योंकि प्रेरक आदर्श के रूप के अंदर है। तो इसलिए हम उन सब चीज़ों को यहाँ पर पालन करने की बात है, हम सब चीज़ों को देखने की बात है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। तीसरा कर्तव्य, जिस कर्तव्य को सर्वोच्च कर्तव्य के रूप में भी मान्यता दी गई है, कई बार पूछा जाता है किस कर्तव्य को सर्वोच्च कर्तव्य के रूप में मान्यता दी गई है, तो तीसरा कर्तव्य वो कर्तव्य है जिसे सर्वोच्च कर्तव्य के रूप के अंदर मान्यता दी गई है। ये कर्तव्य है देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना। नेचुरल है कि एक राज्य के जो 4 तत्व होते हैं उसमें संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती हैगी, और संप्रभुता अगर नहीं है तो राज्य ही नहीं है अपने आप के अंदर। इसलिए और भारत जैसे विविधता वाले देश के अंदर हम कहते हैं संप्रभुता, एकता, अखंडता, क्योंकि यहाँ इतनी विविधता है इसलिए एकता अखंडता की यहाँ पर हम बात कर रहेंगे, और उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर ही बात करना हमारे लिए सार्थक भी नज़र आता हैगा, क्योंकि जब तक वो नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसलिए एकता अखंडता होगी तभी संप्रभुता की रक्षा हो पाएगी। इसलिए इस कर्तव्य को सर्वोच्च कर्तव्य के रूप के अंदर मान्यता देने की बात इसके अंतर्गत की गई है। आज मैं यहाँ तक 3 कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ, बाकी बात मैं आप लोगों से कल करूँगा इसके संबंध के अंदर। थैंक यू वेरी मच।